प्रेम 78% अंकों से उत्तीर्ण होकर 10वीं कक्षा में पहुंच गया था। जीवन में एक सफल और नामचीन अभियंता बनने के लिए सपने देखने वाला वो 16 वर्षीय प्रेम मुखाकृति से कुछ विशिष्ट आकर्षण तो नहीं था, किंतु उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आकर्षक था। हल्का सांवला, अच्छी कदकाठी का स्वामी प्रेम स्वभाव से बहुत ही विनोदी था। मस्ती मजाक तो जैसे उसका हर समय शुरू ही रहता था। शायद ही उसके विद्यालय में कोई उसका दुश्मन रहा हो। कक्षाचार्य या प्रधानाचार्य से यदि विद्यार्थी समूह को कोई अनुरोध करना होता था तो वो प्रेम के माध्यम से ही अपनी बात पहुंचवाते थे और अधिकांश से उन्हें सफलता भी मिलती थी। उसकी एक सहपाठी थी प्रीत, जो उसके साथ पिछले 3 वर्षों से उसी विद्यालय में पढ़ रही थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्तों में से, और ये दोस्ती का हाथ प्रीत की तरफ से ही बढ़ाया गया था। प्रीत के चेहरे में एक अलग ही ओज, एक चमक दिखाई देती थी। उस किशोरी प्रीत के मुखमंडल की आभा जैसे देखते ही बनती थी। कमल नयनी उस प्रीत के गुलाब की पंखुड़ियों सदृश गुलाबी होठ, उसके श्वेत वर्णीय देह की आभा को सुशोभित करते थे। महान देह की स्वामिनी प्रीत का हृदय भी उतना ही स्वच्छ और पवित्र था। शायद यही आकर्षण प्रेम को प्रीत की मित्रता स्वीकार करने में प्रीत का अधिवक्ता बना हो। किंतु प्रेम और प्रीत वर्तमान में बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे और कभी आपस में कोई भी बात नहीं छुपाते थे। प्रेम और प्रीत दोनों एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे, अतः दोनों अपनी शिक्षा को लेकर भी उतने ही गंभीर रहते थे। प्रेम और प्रीत दोनों ही इस बार बोर्ड की परीक्षा थी और उनकी आशा थी कि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर छात्रवृत्ति और मेधावी आरक्षित सीट पर एक नामचीन विद्यालय में प्रवेश लेंगे, क्योंकि उनका वर्तमान विद्यालय 10वीं तक ही अध्यापन सेवा उपलब्ध करवाता था। इसी वर्ष एक महिला अध्यापिका कविता उनके विद्यालय से जुड़ी थी। गणित में महारत हासिल उस अध्यापिका को पढ़ाने के लिए प्रेम और प्रीत की ही कक्षा दी गई थी। साहित्यिक नाम वाली अध्यापिका कविता ने पिछले ही वर्ष शिक्षा शास्त्र में स्नातक में 85% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया था। कविता एक 25 वर्षीय युवती थी और अपने काम में किसी अनुभवी की भांति मेहनत किया करती थी। उसके पढ़ाने के तरीके से विद्यार्थियों को पूरा भरोसा हो चला था कि इस बार किसी विषय में सही या ना सही, किंतु गणित में विशेष योग्यता यानी 75% से अधिक अंक पाना पक्का है। लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद भी प्रेम को गणित में कुछ भी समझ नहीं आता था। कई बार प्रीत उसे सवाल हल करने का तरीका समझाने की कोशिश भी करती, किंतु विफल रहती। 2-3 महीने निकल जाने के पश्चात कविता भी अपने कमजोर विद्यार्थी प्रेम को पहचान चुकी थी। उस 3 महीनों में गणित विषय में ना सही पर उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने कविता पर जादू कर दिया था। अतः वो प्रेम को गणितीय अवधारणा समझाने के पूर्व से अधिक प्रयास करने लगी। बात बात पर विद्यार्थियों को डांटने वाली अध्यापिका कविता चाहने पर भी प्रेम को नहीं डांट पाती थी। शायद उसे भी प्रेम में एक भावी सफल अभियंता स्पष्ट दिख रहा था। एक रोज विद्यालय के पार्क की एक बेंच पर बैठे प्रीत और प्रेम आपस में बात करने लगे। प्रेम, तुझे गणित में अभी भी परेशानी आती है क्या? प्रेम कहता है, नहीं प्रीत, अभी पहले जितनी परेशानी नहीं आती। कविता मैम अच्छा पढ़ाती हैं। प्रीत कहती, इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाती, पता नहीं क्यों हमारे क्लास के सभी लड़के उसके लिए पागल हो रखे हैं। ऐसे तो दिखने में भी कोई विश्व सुंदरी नहीं है। प्रेम कहता है, छोड़ो प्रीत इन सब बातों को, हमें अपना 10वीं बचाना है। और भी आज के युग में ऐसा कौन है जो अपना खाली समय में बिना पैसा लिए भी सेवा दे? प्रीत से क्या मतलब है तेरा? प्रेम कहता है, वो मुझे कक्षा के अतिरिक्त भी पढ़ा देती है, कोई पैसा नहीं मांगा उसके लिए कभी भी। प्रीत कहती, मतलब यूँ रोजाना तू शारीरिक शिक्षा वाली कक्षा से गायब होकर उन्हीं के पास होता है? प्रेम कहता, हाँ, इसमें गलत क्या है? प्रीत कहती, तू नहीं समझ रहा है प्रेम, कैसे समझाऊं तुझे? अच्छा वो शादीशुदा है या? प्रेम, मुझे क्या पता
ऐसे कभी मांग में सिंदूर नहीं देखा। तो नहीं, शायद हो या ना हो। टीचर एक बात बता, पूरी कक्षा में वो सबको डांटती है, मुझे तो शायद सबसे ज़्यादा डांटती है, तुझे क्यों नहीं डांटती? प्रेम, जैसा तुम सोच रही हो प्रीति वैसा कुछ नहीं है। इसी बीच कविता कक्षा लेने जाते वक्त गलियारे से प्रीति और प्रेम को पार्क में साथ बैठे वार्तालाप करते देख विद्यालय के चौकीदार भैया को आदेशित करती है कि वे जाएं और प्रेम और प्रीति को कक्षा में पहुंचने के लिए जोरदार डांट लगा। भैया आदेश का पालन करने जाते हैं, लेकिन उन दोनों से बिना कुछ उग्र हुए शांत भाव से बैठकर इतना ही कह पाते हैं कि कविता मैम ने आप दोनों को यहाँ बैठे देखा था, तो वो मुझे आपको कक्षा में जाने के बोलने के लिए बात कर कही है। प्रीति बोली, इतना सुनकर वहाँ से ये बोलकर कि मुझे तो उस कविता पर 2 कौड़ी का भरोसा नहीं, वहाँ से भाग जाता। प्रेम प्रीत के उस दिन के व्यवहार को जैसे समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर उसकी समस्या क्या है? क्या वो मुझे गलत समझ रही है? क्या वो मैम को, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली कविता मैम को, यदि इसकी गलती से भी भनक लग गई तो उन्हें कितना दुख हो? मेरे बारे में आखिर वो क्या सोचेंगे? इसी पशुपेश में प्रेम ने निर्णय लिया कि कुछ दिन और शेष बोर्ड परीक्षा में तो सही रहेगा यदि ऐसी किसी भी वार्तालाप से वो स्वयं को दूर रख पाए। दिन निकलते गए, कभी किसी खाली कक्षा में, कभी मध्याह्न भोजन के समय, तो कभी गणित की कक्षा के बाद कविता प्रेम को ऐसे ही पढ़ाती रही। यदि कक्षा का कोई और लड़का या लड़की वही गणितीय अवधारणा या संप्रत्यय प्रेम के साथ बैठकर पढ़ने को रुक जाता, तो कविता मैम की सहजता को आसानी से अनुभव कर जाती। यदि भी ऐसा महसूस किसी को भी उस समय नहीं होता था जब कविता एकांत में प्रेम को पढ़ाती थी। इस सब के चलते प्रेम के काफ़ी पुरुष दोस्त उससे दूर रहने लगे थे। यह किशोरावस्था का एक विशेष प्रभाव कह लो, जिसके चलते प्रेम के पुरुष मित्र इन सब के मन को भाने वाली कविता की निकटता प्रेम की तरफ स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। एकांत में तो वो भी प्रेम से मस्ती मजाक करने लगी। शायद दैनिक मेल मिलाप दोनों को एक अच्छा दोस्त बना रहा था, फिर चाहे वो अध्ययन हेतु ही क्यों न जाता हो। अब तो कभी कभी कविता मंद आवृत्ति या निम्न आयाम से प्रेम के सर पर तमाचा भी लगाती थी। लेकिन इस सब के बारे में गणित में प्रेम का प्रदर्शन पहले से अच्छा दिखाई दे रहा था। प्रेम जब प्रीत से हास्य विनोद तो कर लेता था, लेकिन कविता को लेकर कोई बात करने की मनोदशा में नहीं आ पाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कविता मैम के इस समर्पण का बदला उनकी बदनामी हो। कहीं प्रेम और प्रीति की बात कोई सुन ले तो, कहीं प्रेम और प्रीति की बात कविता मैम सुन ले तो, बिल्कुल नहीं। इसलिए वो ऐसी बातचीतों से बचने लगा जिसका शीर्षक वो अध्यापिका होती थी। समय निकलता जा रहा और कोई की परीक्षा आरंभ होने में मात्र 15 ही दिन का समय शेष बचा था। बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यालय ने विद्यार्थियों को स्वयं की तैयारी करने के लिए मुक्त कर दिया था। छुट्टियां दे दी ताकि विद्यार्थी अपना अभ्यास करते रहे। प्रेम को गणित के कुछ शीर्षकों में अभी भी समस्या आ रही थी, इसके लिए वो विद्यालय जाता रहा, किंतु उस निस्वार्थ सेविका के अंत से उसे कोई भी सेवा प्राप्त न हो पा रही थी, क्योंकि 10वीं के विद्यार्थियों छुट्टी के चलते कविता मैम की नियुक्ति अन्य कक्षाओं में कर दी गई थी, जिसके चलते अन्यों के लिए उनकी उपलब्धता शून्य हो चली थी। एक दिन प्रेम जैसे तैसे पता करके कविता ने उसके आगमन का कारण पूछा तो प्रेम ने बता दिया उसे कुछ अवधारणाओं संप्रत्ययों को समझने में अभी भी समस्या आ रही है, जो कि उनके विषय से संबंधित है। वो अब तक के समय का पहली बार था जब कविता ने प्रेम को स्वयं की उसके लिए उपलब्धता पर
अपनी अस्वीकृति दी थी। कविता ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि उसके पास एक भी मिनट वार्तालाप में खाली नहीं है, क्योंकि विद्यालय का काम पूर्व की तुलना में अधिक हो चुका है। प्रेम ने एक अच्छे विद्यार्थी की बात उनसे अनुनय विनय की, एक प्रक्रिया तक की, किंतु मैम अब वैसी मैम नहीं दिख रही थी जैसी वो थी। कविता मैम ने तो अपना पूर्ण समर्पण और सेवा दी, किंतु अब जब उन्हें समय का अभाव है तो उसे मैम गलत नहीं समझना चाहिए। आखिर समय की बेड़ियों से भला कौन बच सका है। निराश मन से वो किशोर ये सोचता हुआ कक्ष के बाहर चल दिया कि कविता ने उसे आवाज़ लगाई, प्रेम प्रेम। वापस मुड़ा, बोला, जी मैम। कविता, उदास क्यों हो रहे हो प्रेम? नहीं मैम, उदास नहीं हूँ, बस सोच रहा था कि कम अंक आए तो अनुत्तीर्ण हो गया तो मेरा सपना धरातल तक नहीं जा सकेगा। कविता बोली, अच्छा ठीक है, ज़्यादा दार्शनिक ना बनो, मेरा नंबर लिखो, दिक्कत हो तो संदेश भेजना। प्रेम, क्या संदेश पर गणितीय अवधारणाओं का वर्णन का अभ्यास संभव है? मैम, 1-2 दिन बस और पढ़ा दो और मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। कविता कहती, अच्छा, ज़्यादा वजनदार शब्द फेंक कर न मारो, अगर समय मिलेगा तो बताऊँ, अभी जाओ। इसके उपरांत प्रेम गणित संबंधी समस्या के लिए कविता को संदेश भेजता तो बहुत समय के बाद और अधिकांश तय वो रात्रि के समय उसको उत्तर प्राप्त होता, और उस पर भी प्रेम को कुछ समझ नहीं आता कि कैसा स्पष्टीकरण है उस प्रश्न का। उसका समझाने का अनुरोध अब संदेश में भी शुरू हो गया। शायद कोई और विद्यार्थी होता तो इस तरह परेशान करने पर जोरदार डांट लगा गया होता। तकनीकी प्रयोग से उसके संदेश आगमन को पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया, रोक दिया गया, किंतु वह तो प्रेम या प्रेम था। गणित की परीक्षा में अब 5 दिन ही शेष थे कि एक दिन कविता ने प्रेम को सामने से अपना पता प्रेषित किया और कहा, तुम आकर पढ़ सकते हो, पर मुझे अपने घर में भीड़ नहीं चाहिए और किसी को मत बताना कि मेरे यहाँ पढ़ने आ रही हो, अन्यथा बात जब फैलेगी तो सबको लगेगा प्रेम को कोई और अन्य की तुम खाली तो हो ना? प्रेम ने प्रत्युत्तर दिया, जी मैम, मैं तो परीक्षा तक खाली ही हूँ। सामने से कविता ने पुनः संदेश भेजा, ना बाबा ना, इतना समय नहीं है मेरे पास, बस आज पढ़ा सकती हूँ, वो भी कल सुबह वापस विद्यालय है। प्रेम ने उत्तर दिया, रात में देर तक पढ़ा देना, बस मेरे अंक आ जाए। कविता ने प्रत्युत्तर दिया, जब आओगे भी या समय व्यर्थ नष्ट करने की आदत हो गई है। प्रेम कविता के मान सम्मान को दृष्टिगत अपने परिवार से को ये बोलकर दोस्तों के यहाँ पढ़ना है तो कल सुबह ही आऊँगा। वहाँ से अपनी साइकिल उठाकर उस स्थान पहुँचा जहाँ का पता कविता ने उसे दिया था। कविता का घर काफ़ी आधुनिक तरीके से बना हुआ था। शायद किसी महान वास्तुविद द्वारा उस घर की संरचना बनाई गई होगी। प्रेम ने प्रवेश द्वार पर लगी घंटी बजाई कि कविता ने आकर दरवाज़ा खोल दिया और मुझे उसे घर के अंदर प्रवेश दिया। घर के अंदर कविता मैम की तस्वीर के साथ में कोई पुरुष भी थे। उत्सुकतावश प्रेम ने कविता ने उनका परिचय पूछा तो उत्तर सुनकर वो स्तब्ध रह गया। कविता बोली, ये मेरे पति हैं प्रेम। तो सर से मिलवाएंगी नहीं? कहाँ है ये? कविता बोली, तुम्हारे सर इस समय काम से शहर से बाहर गए हुए, परसों वापस आएंगे। प्रेम, तो घर में अभी कौन कौन है आपके? कविता बोली, इस समय तो मैं हूँ, तुम हो प्रेम, कोई और? कविता प्रेम बोला, कोई और? कविता बोली, और कोई नहीं है। कोई होता तो कैसे पढ़ा पाती तुम्हें? इतने दिन इसी कारण से तो निकल गए। सुबह विद्यालय की सेवा, शाम को पति की। आज कोई परेशान करने वाला नहीं था। वो तुम्हारा अनुरोध मान लिया। कोई समस्या? प्रेम असहज होकर, नहीं समस्या नहीं है, पढ़ाई शुरू करें? कविता कहने लगी, हाँ बिल्कुल, पर पहले ये बताओ चाय पियोगे या कॉफ़ी? 1 गिलास पानी। कविता ने कहा, सही, अभी लाई। प्रेम कहता है, जब तक तुम
वो सामने वाले कमरे में जाकर बैठो। प्रेम कहता है जी मैं। इसी के साथ कविता पानी लेकर चल देती है और वहीं प्रेम सामने कक्ष में प्रस्थान करता है। समय का अभाव मूल विषय से ही जोड़े रखता है, किंतु जब समय अधिक हो तो ईश्वर इधर उधर की बातों में भी समय व्यर्थ ही नष्ट किया करता है। अतः वो एक सवाल हल करते और फिर किसी अन्य विषय का वार्तालाप में फंस जाते। देखते ही देखते 3 घंटे निकल गए। कविता और प्रेम अब गुरु शिष्य परंपरा में बंधे हुए कम और दोस्तों जैसी ज़्यादा लग रहे थे। कविता कुछ समय उपरांत प्रेम के लिए कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ या पेय सामग्री ला रही। अचानक कविता को उत्सुकता हुई। कविता कहती है प्रेम तुमसे एक बात पूछूं? प्रेम कहता हाँ मैम। कविता कहती पहले तो ये मुझे मैम मैम कहना बंद करो, कहना बंद करो। लेकिन कुछ नहीं, यहाँ वैसे भी कोई नहीं है। कविता बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, प्रेम पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कविता ठीक है फिर मैं नहीं पढ़ाऊँगी। मरता क्या नहीं करता, कहावत सोचकर प्रेम ने सोचा मैम ने आज तक कुछ नहीं मांगा, हमेशा निस्वार्थ भाव से मेरी सहायता की है, उनका मन रखने के लिए बोल देता हूँ। प्रेम का ठीक है आप आप अब पढ़ाइए। कविता पहले कविता कहकर पढ़ाने को बोलो। प्रेम कहता कविता पढ़ाओ। कविता ने ये हुई ना बात, और कविता ने पहले से ज़्यादा मन से पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाते पढ़ाते रात के 11 बज गए। कविता को नींद आने लगी थी, पर वो भावी अभियंता जैसे पहले से ज़्यादा सक्रिय था। शायद पढ़ाई की जिम्मेदारी और भविष्य के स्वप्न को इतना सक्रिय रखे हुए था। अतः प्रेम को बताकर उसे नींद बहुत तेज आ रही थी। कविता नहाने चली, क्योंकि नींद भगाने का इससे उत्तम कोई विकल्प उसे नहीं सूझ रहा था। कविता नहाने के बाद जिस तरह के वस्त्रों में प्रेम से सामने आई कि कोई भी व्यक्ति लज्जा जाए। शायद मैत्रीपूर्ण स्थिति में लाने के बाद कविता उस किशोर के उस उम्र के पड़ाव की जैसे कोई परीक्षा ले रही हो। प्रेम ने शर्म के मारे मुंह फेर लिया। कविता बोली मेरी तरफ देखो प्रेम, तो आप मुझे गलत समझ रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हो। कविता कल मैंने कहा मुझे देखो। प्रेम कहता क्या इसके लिए तुम्हारा मित्र समूह मेरे आगे पीछे नहीं फिरता था? प्रेम कहता है फिरता होगा, पर मैंने हमेशा आपको अच्छा समझा। कविता कहती मैं अच्छी ही हूँ, एक बार देखो तो मेरी तरफ, मुझे पता है तुम्हें भी वो सब का मन करता है, आखिर तुम्हारी आयु भी तो वही है। प्रेम कहता है मुझे नहीं देखना आपकी तरफ, प्रीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और उसने मुझे आपकी नीयत की चेतावनी दी थी, लेकिन मैं आपको कोई समाज सेविका की तरह सोच रहा था। कविता कहती प्रीत प्रीत प्रीत, आखिर क्या है प्रीत में जो मुझ में नहीं? आज की ही तो बात है, वैसे भी किसे पता चलेगा? प्रेम कहता है प्रीत के पास दिल है जो आपके पास नहीं, पता तो सबको चलेगा, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। कविता जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगती है। पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ, मैं भी बोल दूँगी ये मुझे छेड़ रहा था, और फिर कैसे तुम मेरे लिए विद्यालय के चक्कर काट रहे थे, ये तो सबने देखा ही था, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा देखना। हाँ कहो तो अभी चिल्ला चिल्ला कर सबको जमा कर देती हूँ, फिर तुम और तुम्हारा भविष्य सलाखों के पीछे। प्रेम रोते हुए आखिर आप चाहती क्या? कविता बोली जो बोलती हूँ वो करो। प्रेम लेकिन क्या? कविता बोली मुझे एक प्रेमी की तरह प्रेम करो, मुझ में समा जाओ, तुम्हें मैं अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। प्रेम कहने लगा मैं ये सब कभी नहीं करूँगा, चाहे आप मेरी जान ही क्यों न ले लो। कविता कहती तुम क्या सोचते हो, वो मेरी निस्वार्थ सेवा थी, मैं पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करती थी, कोशिश करती थी कि कोई बहाना मिले तो तुम मेरे निकट आओ। वो समय आ गया है, या तो मुझे संतुष्ट करो या फिर जेल में सफल अभियंता बनने का स्वप्न देखो। और इसी के साथ इस डर से की जगह कविता की समय रात्रि का और महिला प्रधान
भारतीय कानून कौन सुनेगा उसकी। और अगर महिला ने आरोप लगाया तो पुलिस से पहले ये भीड़ मारेगी और फिर पुलिस मारेगी और आखिर में जेल अलग। भीड़ की भी भारत में मुख्य भूमिका है। न्यायाधीश बाद में निर्णय लेता है कि स्वयं को न्यायाधीश के पार्षद समझकर महिलाओं के प्रकरण में पहले हस्तक्षेप करके लड़के या पुरुष को पीट देते हैं। और ये भी कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चलते नहीं करते, वो महिला की दृष्टि में ऊपर उठने को करते हैं, चाहे महिला स्वयं में गलत हो। पर दिवा स्वप्न, यही सोचते सोचते प्रेम ने वो सब किया जो कविता ने चाहा। प्रेम की आंखों से गिरता एक एक आंसू उसके मन की पीड़ा, उसके क्रोधन का वो व्यक्त कर रहा था। लेकिन वासना में डूबी उस युवती को अपनी भूख के आगे प्रेम की आत्मा का रुदन शब्द नहीं था। उसके लिए प्रेम इंसान नहीं था, कोई विद्यार्थी नहीं था। उसके लिए प्रेम केवल और केवल एक वस्तु था, भोग करने की वस्तु। देह की आग शांत होते ही कविता भी अब परिवर्तित हो चुकी थी। उसने प्रेम को तत्काल जाने को बोला, ये कहते हुए कि किसी को भी इसकी सूचना लगने पर कब ये संभोग बलात्कार में बदल जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। आखिर संभोग और बलात्कार की परिभाषा भी तो महिला प्रधान कानूनों में स्त्री अनुरूप होती है। न्यायालय क्या निर्णय देगा ये तो भविष्य का विषय है, पर पुलिस की जांच किस दशा में जाएगी और पुलिस जांच के नाम पर महिला अपराध के चलते प्रेम की क्या दशा बनाएगी, ये सब बातें प्रेम को पागल कर रही थी। प्रेम शांत हो गया। अब वो पहले जैसी मस्ती मजाक करना भूल गया। इतना शांत उसे किसी ने कभी नहीं देखा था। चेहरा भी मुरझाने लगा था। उसने लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी थी। जब भी उसे वो रात याद आती, वो अपने शरीर से आती एक अजीब सी दुर्गंध महसूस करने लगता और पागलों की तरह अपने शरीर के अंगों को रगड़ने लगता। कभी हाथ रगड़ता तो कभी गर्दन। एकांत में वो असामान्य की तरह चीख चीख कर रोता। परीक्षा से 2 दिन पहले प्रीत उससे मिलने पहुंची। प्रीत कहती है, तू आजकल कहाँ है? ना घर मिलता है ना किसी दोस्त के यहाँ मिलता है। बोर्ड की परीक्षा है, अनुत्तीर्ण होना है क्या तुझे? किंतु प्रेम की तरफ से कोई जवाब प्रीत को नहीं मिला। प्रीत स्तब्ध थी कि ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में कि प्रेम प्रीत से ऐसा व्यवहार कर रहा है। प्रीत कहती है, कोई बात है क्या, तू अब मुझसे भी छुपाएगा? प्रेम कहता है, अभी भी। लेकिन प्रेम अभी भी शांत था। प्रीत कहती है, अच्छा कविता मैम को बुला दूं, उन्हें बताएगा क्या हुआ है तुझे? प्रेम कहता है, उसे कॉल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीत बहुत चक्की रह गई। प्रेम ने आज तक कभी कविता मैम के लिए ऐसा नहीं बोला था। प्रीत को अब संदेह होने लगा कि आखिर कुछ तो है जिसे प्रेम छुपा रहा है। प्रीत कहती है, तू मुझे बता रहा है या नहीं? देख, मैं कविता मैम को कॉल लगाने जा रही हूँ। प्रेम कहता है, क्या जानना है तुम्हें? प्रीत कहती, तेरी इस उदासी का कारण। कहाँ है मेरा मित्र, वो जो हमेशा हंसता रहता था, हंसाता रहता था? कहाँ है वो प्रेम जिसके स्वप्न हमेशा बड़े होते थे? आखिर किस बेहोशी की नींद में सो रहा है मेरा प्रेम? प्रेम कहता है, प्रेम आज भी वही है, बस प्रेम अशुद्ध हो गया है। प्रीत कहती है, क्यों, किसी लड़की ने दबोच लिया क्या? इतना कहकर प्रीत ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगी कि प्रेम के हाँ ने उसको अचानक बिल्कुल शांत कर दिया। प्रीत चौंक कर कहती, क्या कह रहा है तू? प्रेम अभी भी शांत था। प्रीत कहती, ठीक है, आज मैं तेरे लिए इतनी पराई हो गई ना कि तू मुझसे अब बातें भी छुपा रहा है। मैं अभी तेरे पापा मम्मी को जाकर तेरी हालत बताती। प्रेम कहता, प्रीत रुक, जो तुमने सुना वो सच है। प्रीत कहती, मतलब तेरा बलात्कार? प्रेम प्रीत को बीच में रोकते हुए, भारत में पुरुषों के बलात्कार कहाँ होते हैं? पुरुष तो बस बलात्कार करते हैं, वो कभी पीड़ित कहाँ होते हैं? यहाँ तो वासना भी लिंग भेद करती है।
इस देश के पुरुष वासित हो सकता है किंतु महिला नहीं। प्रीत कहती है, मुझे सब विस्तार से बता। प्रेम जैसे जैसे एक एक वाकया जो उस दिन घटित हुआ प्रीत को बता रहा था, उसकी और प्रीत की आंखों से आंसू बहने का क्रम साथ के साथ चलता जा रहा था। प्रीत कहती, मैंने तुम्हें समय रहते बचने का संकेत किया था, किंतु तुम उसे पता नहीं कौन सी महान नायिका समझ बैठे थे। उसने पुलिस को बताया। प्रेम कहता है, उसने धमकाया कि यदि पुलिस को या किसी को भी बताया तो वो मेरे विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण पंजीकृत करवा देगी। प्रीत कहती है, उसकी ऐसी की तैसी, तू चल मेरे साथ। इतना कहकर प्रेम के मना करने पर भी हट पकड़कर प्रीत प्रेम को पुलिस थाना ले आई। थाना अधिकारी उपनिरीक्षक को संबोधित करते हुए, आदर्श, ये दो लड़का लड़की कैसे खड़े हैं यहाँ? उपनिरीक्षक आदर्श बताते हैं, श्रीमान कोई मुकदमा पंजीकृत करवाने आए हैं, किंतु दोनों नाबालिग। थाना अधिकारी अजीत, किस संबंध में? उपनिरीक्षक आदर्श, बलात्कार हुआ है। अजीत कहता है, लड़की का? आदर्श कहता, नहीं, लड़के का। इतना सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अजीत कहता है, इसको मेरे पास भेज। आदर्श दोनों को अजीत के पास लाकर खड़ा कर देता है। अजीत कहता है, कैसे आना हुआ यहाँ? प्रीत प्रेम को बोलने का संकेत देती है। प्रेम कहता है, सर, मेरे साथ बलात्कार हुआ है। अजीत कहता है, किसने किया? प्रेम ने कहा, हमारे विद्यालय की अध्यापिका ने। अजीत कहता है, अध्यापिका की उम्र? प्रेम कहता, 25 या 26। अजीत कहता, और तेरी? 16-17 का होने वाला हूँ। अजीत कहता, तू नाबालिग है, पढ़ाई पर ध्यान दे, क्या बेकार के चक्करों में पड़ा हुआ है। प्रेम कहता है, किसी काम में अब मन नहीं लगता। अजीत कहता, क्यों? इतनी रंगीन थी वो रात? प्रेम रोकते हुए चीख कर, क्या बेकार की बात कर रहे हो? अजीत कहता, आवाज़ नीची करके बात कर, तेरे बाप का थाना नहीं है ये, उठा के अंदर डाल दूँ, 2-4 सेक्शन लगा दूंगा पब्लिक सर्वेंट से बदतमीजी करने के लिए। प्रेम कहता, सर्वेंट? पब्लिक सर्वेंट? अजीत प्रीत से कहता, तू समझाएगी इसे या मैं समझाऊं? फिर प्रेम की तरफ देखते हुए, मज़ा आया था ना, आग ठंडी हुई थी। प्रीत गुस्से में चिड़चिड़ाकर प्रेम से चलने को बोलती है। अजीत, ले जाए इसे यहाँ से, नहीं तो ये कोई बड़े बाप की औलाद है न किसी सेलिब्रिटी की। पढ़ाया और बलात्कार हुआ, क्या कुछ तेरा गया? कुछ मिला ही ना। मज़ा इतना बोलकर अजीत और थाना कर्मचारी उन दोनों पर हंसने लगे। अजीत कहता, आदर्श, अगर यहाँ से ये ना जाए तो इसको ही अंदर कर दो, साले की चर्बी मैं निकालता हूँ। प्रेम और प्रीत वहाँ से वापस आ जाते हैं। दिन प्रतिदिन प्रेम की मनोदशा बिगड़ती जाती है। वो परीक्षा तक नहीं दे पाता है। धीरे धीरे पागलपन उस पर हावी होने लगता है। उसके मन में कई बार मरने और मारने जैसे विचार आने लगते हैं। कहीं से निकलता है तो उसे लगता है जैसे वही चर्चा का विषय है, जैसे लोग उस पर हंस रहे हैं। प्रीत उसे सामान्य करने की बहुत कोशिश करती है, किंतु असफल ही रहती है कि एक रोज़ प्रेम की लाश पंखे पर लटकी मिलती है। ढूंढने पर एक कॉपी मिलती है जिस पर उसने अपने दर्द को बयान कर रखा था। मैं एक पुरुष हूँ और मेरा बलात्कार हुआ है। मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूँ जहाँ का संविधान तो लिंग भेद न करने के बड़े बड़े दावे करता है, किंतु यहाँ का कानून महिला और पुरुष को एक चश्मे से हरगिज़ नहीं देखता। यहाँ ये स्थिति तय करती है कि कब संभोग को बलात्कार करना है। नारी प्रधान इस विधि ने ऐसा चश्मा लगा रखा है जो पुरुष बलात्कार को पुरुष का आनंद मानता है। एक स्त्री की भावना हो सकती है, एक पुरुष की नहीं। यहाँ एक पुरुष को विचार रख सकता है, एक स्त्री नहीं। पुरुष के छूने भर से एक स्त्री दूषित हो जा सकती है, लेकिन स्त्री के छूने से पुरुष का कुछ नहीं होता। यह स्त्री एक माँ और बहन है, लेकिन पुरुष कोई पिता या भाई नहीं। माँ से पुत्र के सृजन, इसके जन्म पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए जाते हैं, लेकिन उस जन्म में एक पिता की कोई भूमिका नहीं। एक स्त्री के आंसू सभी को दिखते हैं, लेकिन उस स्त्री के दंश से मरा हुआ पुरुष किसी को नहीं दिखता। महिलाओं के पास रोने को कम से कम भीड़ तो है, आयोग तो है। हमारे पास तो रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं है। न सभी पुरुष बुरे होते हैं,
न सभी महिलाएं अच्छी होती, अपने हाथ तक की तो सभी उंगलियां एक सी नहीं होती। मुझे ये लिखते हुए कोई लज्जा नहीं आती है कि एक पुरुष ही पुरुष का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा शरीर किसी को आनंद देने या लेने के लिए नहीं था। मैं किसी के भोग की वस्तु नहीं था। मेरा शरीर, मेरी आत्मा आज दूषित है। शायद ये विषय समाज के गले से ना उतरे, क्योंकि सच्चाई और मानव मनोविज्ञान को कोई समझना ही नहीं चाहता। मैं जब जब अपने शरीर को देखता हूँ, मुझे उस घृणित स्पर्श की याद आती है। प्रीत, मैं आज पवित्र नहीं रहा, लेकिन यदि ये सत्य है कि पुनर्जन्म होता है, तो मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँ। उस समय मेरी देह, मेरी आत्मा निष्कलंक होगी। उस जन्म में मैं तुम्हें और अपने सपने दोनों को एक साथ अपनाऊंगा। मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। मेरे माँ बाप को समझाने की कोशिश करना कि उनका बच्चा दिन प्रतिदिन किस घुटन में जी रहा था। अंतिम विदाई, आपका प्रेम। तो दोस्तों, इस हद तक उस प्रेम को उस महिला ने प्रताड़ित कर दिया कि उसे अपनी ज़िंदगी ही खत्म करनी पड़ी। ऐसा क्यों होता है समाज में? क्यों कोई ये नहीं समझता कि कष्ट तो दोनों तरफ होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जब उनके साथ ऐसा घृणित कोई भी काम किया जाता है। दोस्तों, कहानी बहुत हृदय स्पर्शी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानी मैं आप तक पहुंचाऊं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या ये कहानी आपको अच्छी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।